नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप अमर उजाला पर देख रहे हैं अपराध लोक। आज अपराध लोक में बात करेंगे आतंक के अपराध लोक की। और इस चर्चा में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक वर्मा बने हुए हैं। आलोक जी, जब हम अपराध की बात करते हैं, जब हम आतंक की बात करते हैं, जब हम कश्मीर की बात करते हैं, तो कई तरीके के सवाल निकलकर सामने आते हैं। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो पहलगाम में हुआ है उस पे बात करते हैं। पहलगाम में आखिर क्या कुछ हुआ है, कितने लोगों की जान चली गई, सरकार क्या एक्शन ले रही है, थोड़ा एक बार बता दें, उसके बाद फिर हम उस पर भी बात करेंगे। वरुण, बिल्कुल हम सारी बातों पर बात करेंगे। हम शुरुआत करते हैं पहलगाम में किस तरह से इंसिडेंट हुआ, जैसा कि आपने सवाल पूछा। तो दिन में 2 बजे का दिन था और जो घाटी है वो काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन वहाँ की सबसे बड़ा वहाँ का ड्रॉबैक है जो जहाँ पे अटैक हुआ है पहलगाम का, कि वहाँ लोग पैदल जाते हैं, वहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती। वहाँ काफ़ी सारे सैलानी मौजूद थे और एकाएक जंगल की तरफ से 3 तरफ से अटैक हुआ। माना जा रहा है, अभी तक हालांकि पुष्ट जानकारियाँ हैं, लेकिन जो कश्मीर में मेरे दोस्त मित्र लोग जो इंटेलिजेंस में हैं या पुलिस में हैं या आर्मी या सीआरपीएफ वगैरह में हैं, उनका ये कहना है कि कम से कम 7 आतंकवादी थे जिन्होंने, एक तो सामने रेस्टोरेंट जहाँ पर बैठे हुए थे लोग सामने की तरफ से, दाहिने तरफ से और एक बाएं तरफ से अटैक किया गया था। और उनको ये मालूम था बढ़िया से कि अटैक की सूचना जैसे ही आर्मी तक पहुँचेगी, सुरक्षा बलों तक पहुँचेगी, तो उनको 30 मिनट यहाँ आने में लगेगा। इसलिए उन्होंने 10 मिनट में ताबड़तोड़ मर्डर किए, हमले किए और वहाँ से लापता हो गए। सरकार की तरफ से वरुण बहुत तुरंत प्रयास किए गए। जहाँ पीएम मोदी बाहर के दौरे पे थे, वो अपना दौरा कैंसिल करके तो वापस आए ही। खबर सुनते ही अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो श्रीनगर पहुँच गए। उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की। अजीत डोभाल ने भी अपना नेटवर्क एक्टिवेट किया। जो वहाँ पे मनोज सिन्हा है उन्होंने भी काफ़ी कुछ किया। तो सरकार तो अपनी तरफ से एक्शन कर रही है, लेकिन इस हमले ने बहुत सारी बातों को सामने लाने की कोशिश की है, क्योंकि इंटेल था, पहले से इनपुट थी। माना जा रहा है कि जो आतंकवादी आए थे वो कॉम्बट यानी आर्मी के ड्रेस में थे। और ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि आपने जो वायरल वीडियो देखा होगा उसमें ये देखा होगा कि जो महिलाएं हैं, जो घायल महिलाएं हैं, जो शिकार महिलाएं हैं, वो शोर मचा रही हैं आर्मी को देखकर। तो वो उनको दिलासा दे रहे हैं कि टेंशन में मत आओ, हम सुरक्षा बलों से हैं। तो ये जाहिर करता है कि जो आतंकवादी थे वो ड्रेसअप थे यानी वर्दी में थे, जिनको जो आर्मी ओरिजिनल जब एक्चुअल आर्मी पहुंची तो जो पीड़ित थे उन्होंने उनको भी आतंकवादी समझा और वो लोग चीखने चिल्लाने लगे। तो उन्होंने उनको दिलासा दिया कि हम सुरक्षा बलों से हैं और उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो उनकी सुरक्षा के लिए आए हैं। तो ये सारी बातें जो जिस तरफ इशारा कर रही हैं वो बड़ा भयावह है वरुण, क्योंकि 2 बातें मैं खास तौर पर आपसे जिक्र करना चाहूँगा। क्योंकि जिस तरह से अटैक हुआ है ये बहुत बड़ा अटैक है। टूरिस्ट पर अटैक 2 दशक से कश्मीर में नहीं हुआ था। हालांकि पिछले साल 2 टेररिस्ट अटैक में मारे गए थे, लेकिन इस तरह का बड़ा अटैक पुलवामा में अगर 2019 की फरवरी 2019 की हम बात करें तो उसके बाद ये सुरक्षा बलों पर था और टूरिस्टों पर ही सबसे बड़ा अटैक था। और ये अटैक ठीक उस तरह था जैसे कि 2023 अक्टूबर में हमास ने इजराइल में किया था। इसलिए लोग इंटरनेशनल टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से इसको जोड़ के देख रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात जो खास तौर पे बताना चाहूँगा वरुण उसको, कि 5 फरवरी की जो रावलकोट में मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल टेररिस्टों की, जिसमें 90 से 100 आतंकवादी शामिल हुए थे। डॉक्टर नाजी टाइप खतरनाक आतंकवादी शामिल हुए थे। और उसी में इस आतंकवादी हमले का, जो पहलगाम हमले का मास्टर माइंड माना जा रहा है सैफुल्लाह, वो रावलकोट का ही उसका अड्डा वहीं पे सेंट्रिक है। और अभी तक जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो यही कह रही है कि इस हमले की साजिश भी रावलकोट में रची गई और रावलकोट में ही ये 90 से 100 आतंकवादी एक साथ इकट्ठे हुए थे और हमला बिल्कुल हमास के तरीके से था। तो ये सारी बातें बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा करती हैं। ऐसा लगता है कि अब फिर से टेररिस्ट सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारी बातचीत हुई है या जो जम्मू कश्मीर के पूर्व या मौजूदा अधिकारी हैं वरुण, ये इस हमले से साफ तौर पे जाहिर है कि इसमें पाकिस्तानी सेना, लश्कर तैयबा और लश्कर तैयबा के चीफ के अलावा पाकिस्तान के आर्मी चीफ का हाथ है। हालांकि वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने हर बार की तरह इस बार भी खंडन किया है, लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ है वो आईएसआई ऑपरेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही करते हैं। और जिस आतंकवादी संगठन ने हमले की जिम्मेवारी ली है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन संबद्ध है लश्कर तैयबा से, जिसको पाकिस्तानी आर्मी ही
और पाकिस्तानी जासूसी संस्था जो है ISI वही ऑपरेट करती है। जी। आलोक जी, इससे जुड़ा मेरा एक सवाल ये कि जब हम बात कर रहे हैं लश्कर तैयबा की, आपने जिक्र किया, तो ये लश्कर तैयबा क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, पाकिस्तानी सेना से इसका क्या ताल्लुक है, ISI से इसका क्या ताल्लुक है, और ये इसका मैं कहूँ कि पेनिट्रेशन कितना है, मतलब आतंक की दुनिया में कितना बड़ा नाम है लश्कर तैयबा? देखिए वरुण, लश्कर तैयबा 2019 तक दुनिया भर में उसने बहुत नाम कमाया था, और इसके जो चीफ हैं वो हाफिज सईद है, जिसको जो साफ तौर पाकिस्तान में है, कई बार सामने आ चुका है, कई बार ये बातें सामने आ चुकी है, और ये भी साबित हो चुका है जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 26/11 में भी और उसके पहले भी या उसके बाद भी जो संसद हमला हुआ उसमें भी, और भी कई अटैक्स में, पुलवामा अटैक में भी इंडियन गवर्नमेंट सबूत पाकिस्तान को इंटरनेशनल मंच पर इंडियन गवर्नमेंट कह चुकी है कि जो हाफिज सईद है वो ISI उसको ऑपरेट कर रही है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा इससे इनकार करता है। लश्कर तैयबा की जो विशेषज्ञता है वो सुरक्षा बलों पर अटैक करने का है, सुरक्षा कैंपों पर अटैक करने का है। लेकिन अगर हम पहलगाम अटैक से इसको जोड़कर देखें, जिसको जिम्मेवारी ली है द रेजिडेंट फ्रंट ने, जो TRF है, जो लश्कर तैयबा की ही संस्था मानी जाती है, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि सफुल्ला ने ये सारी साजिश रची, मास्टरमाइंड वही है जो वहाँ बैठा हुआ है POK में। लेकिन इसमें एक खास बात वरुण बताना चाहूँगा आपको कि जैसे मोहम्मद का भी हाथ आपने सुना होगा, पढ़ा होगा काफ़ी जगह, जैसे मोहम्मद का हाथ क्यों माना जा रहा है, क्योंकि जो 3 संदिग्ध आतंकवादियों के नाम सामने आए हैं उसमें से जो एक आतंकवादी है आसिफ, उसको वो जैश के लिए काम करता था। पिछले 1-2 महीने पहले तक वो जैश के लिए उसने काम किया। अब माना जा रहा है कि उस TRF से वो जुड़ा है, और इसीलिए इस पहलगाम अटैक में जैसे मोहम्मद का भी नाम लिया जा रहा है। जी, आपने सैफुल्ला खालिद की बात की, तो सैफुल्ला खालिद आखिर कौन है, इसका इतिहास क्या है, इसने इससे पहले किस तरह के आतंकी हमलों को ऑपरेट किया है? एक जो जिक्र बार बार आ रहा है कि जो सैफुल्ला खालिद है, ये पहलगाम में जो हमला हुआ उसके पूरा जो तार बिछाए वो सैफुल्ला खालिद ने बिछाए। तो अब जो सैफुल्ला खालिद है ये किस तरीके से ऑपरेट करता है, किस तरीके से इसने पहलगाम की तैयारी की थी, और अब जब ये हमला हुआ है, हमारे इतने लोग मारे गए हैं, तो सैफुल्ला खालिद को पकड़ने के लिए या खत्म करने के लिए हमारी सेना आगे क्या एक्शन ले सकती है? देखिए, सेना के एक्शन की बात हम शुरू में कर लेते हैं, क्योंकि इसमें शायद देश की जनता यही जानना चाहती है पहले। तो जिस तरह की भारत सरकार ने जिस तरह की मंशा जाहिर की है कल से अब तक, जिस तरह से हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं NSA अजीत डोभाल, जिनको पूरी दुनिया जानती है उनके ऑपरेशंस के लिए, उन्होंने ट्वीट करके साफ तौर पे कहा है कि जो इस पहलगाम के दोषी हैं उनको कहीं कहीं से भी ढूंढकर, जड़ से ढूंढकर जहन्नुम में पहुंचाया जाएगा। उन्होंने ट्वीट करके साफ साफ ये बात कही है। उन्होंने सेना के ऑपरेशन का एक वीडियो भी साझा किया है ट्वीट पे, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही संसद में भी इस बात का जिक्र हुआ था, और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो काफ़ी कद्दावर मंत्री भी हैं, उन लोगों ने ये बात कही थी कि POK हमारा है और हमें अब चाहिए। तो अब शायद वो समय आ गया है। सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो भी शायद यही चाहते हैं POK पर अटैक किया जाए, POK को अपनी तरफ मिलाया जाए। और ये जो सैफुल्ला खालिद है वो वहीं पर रावलकोट में बैठा हुआ है, ये POK में, और ये पूरी तरह से इसका काम जो है ट्रेनिंग का है। ये शायद पहला इतना बड़ा अटैक है जिसको माना जा रहा है कि इसने सारी योजना बनाई और इसके कमांडिंग में ये ऑपरेशन हुआ पहलगाम का। ये बड़े आश्चर्य और चौंकाने वाली बात है वरुण, क्योंकि 5 फरवरी की जिस मीटिंग का मैंने जिक्र किया वो भी रावलकोट में ही हुआ, और रावलकोट जो है वो इसका सैफुल्ला खालिद का ही पूरा सेंटर रहा है। और रावलकोट में कई बार आपने सुना होगा, रावलकोट यानी जो POK का एरिया है, वहाँ आतंकवादियों की ट्रेनिंग की बात सामने आई है। इंडियन गवर्नमेंट ने कई बार वहाँ का वीडियो साझा किया है, पाकिस्तान के साथ है, इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ, और कई बार हम लोगों के सामने भी, पब्लिक के सामने भी आई है उस तरह की वीडियो की वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई, और उसके बाद उन लोगों ने यहाँ घुसपैठ करने की कोशिश की। इस पहलगाम अटैक में भी पूंछ का रास्ता उन्होंने अपनाया, जो POK से नज़दीक पाया जाता है। ऐसा अभी तक की रिपोर्ट, अभी तक की जांच में सामने आया है कि पूंछ के रास्ते वो लोग आए, जंगल में छिपे, उनके पास ड्राई फूड कम्युनिकेशन के सारे साधन थे, और 1 महीने से वो रेकी कर रहे थे, 3 बार वो रेकी कर चुके थे। और इस जगह को चुनने का भी जो रास्ता था वो सैफुल्ला खालिद ने ही बताया था, क्योंकि सैफुल्ला खालिद का
कश्मीर पर, जो हमारे हाथ में कश्मीर है, उस पर उसका काफ़ी निर्णायक और कंट्रोल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर के जो लोकल टेररिस्ट हैं, या जिनको स्लीपर एजेंट आप कह सकते हैं, वो सैफुल्लाह से काफ़ी प्रभावित रहते हैं। और जो टीआरएफ का सैफुल्लाह सोज है, जो पाकिस्तान में छिपा हुआ है, जिसको 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने वांटेड टेररिस्ट डिक्लेयर किया था, वो टीआरएफ का माना जाता है कि फाउंडर है या अध्यक्ष है या कमांडर है। वो हाफिज सईद से कंट्रोल होता है और हाफिज सईद ने ही उसको सुरक्षा दे रखी है। हाफिज सईद का चीफ डिप्टी कमांडर है सैफुल्लाह खालिद। तो सैफुल्लाह खालिद एक तरीके से, क्योंकि हाफिज सईद काफ़ी बूढ़ा भी हो चुका है, तो इस समय सैफुल्लाह खालिद लश्कर तैयबा का मेन कमांडर आप इसको कह सकते हैं। और आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने में इसको काफ़ी विशेषज्ञता हासिल है। और आपको याद होगा कि 26/11 में भी रावलकोट और सैफुल्लाह खालिद का नाम आया था सामने। जी। अच्छा आलोक जी, जब हम बात टीआरएफ की कर रहे हैं तो टीआरएफ कितना बड़ा संगठन है? द रेजिस्टेंट फ्रंट इसको कहा जा रहा है, रेजिस्टेंस फ्रंट। तो एक बात ये, और पाकिस्तानी सेना आईएसआई के साथ इसका क्या लेना देना है, लश्कर तैयबा के साथ इसका क्या लेना देना है, लोकल जो कश्मीर के लड़के हैं वो कितना इस गुट में शामिल हैं, और कितना पाकिस्तान की तरफ के जो आतंकवादी हैं वो इसके अंदर उनकी पहुंच है? देखिए, साफ तौर पे टीआरएफ, पहला आपका जो पॉइंट था वरुण, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये सोचेंगे कि टीआरएफ कितना बड़ा है, तो इसका एक उदाहरण आप साफ तौर पर ले सकते हैं कि 2022 में 172 टेररिस्ट सरकार ने मारे थे, सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में मारे थे, जिसमें से 102 या शायद 128 टेररिस्ट टीआरएफ के थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनने के पीछे एक ही वजह है, हालांकि जो भी इंटेल के अधिकारी हैं वो साफ तौर पर टीआरएफ के किसी अस्तित्व को इनकार करते हैं। इस समय कश्मीर में दो नाम चलते हैं, एक कश्मीर टाइगर्स केटी जिसको नाम दिया गया है, और एक टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट। इनका उदय ही 2019 में 370 हटने के बाद हुआ, जब इंटरनेशनल लेवल पर लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, जो 2 दशक से जम्मू कश्मीर में राज करते थे, एक तरीके से आतंक का जिन्होंने खौफ मचा रखा था, उनका नाम इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी बदनाम हो गया। तो उन्होंने जब 370 हटा तो कश्मीरी भी काफ़ी खुश थे, क्योंकि टूरिज्म का बिजनेस खुलता, सारा बिजनेस खुला, और इसलिए वो लोग फेवर में थे कि 370 हट गया, कोई बात नहीं, जो ओरिजिनल कश्मीरी थे। जब इन लोगों का नाम काफ़ी खराब हुआ तो इन्होंने छद्म नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू किया, और लश्कर तैयबा ने टीआरएफ को नाम दिया, और टीआरएफ उससे संबद्ध है। जो इसमें आसिफ का नाम आया है सामने, वो साफ तौर पे जैश से जुड़ा हुआ है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सब एक ही हैं, जो सामने नाम में टीआरएफ रखा हुआ है, सिर्फ छद्म नाम दिखाने के लिए कि लोकल लगे, वो धर्मनिरपेक्ष लगे, और ऐसा लगे कि फिर से आतंकवाद की लहर आ गई है कश्मीर में। जबकि आपको अगर याद हो, अगर आप इंटेल असेसमेंट पढ़ते हो वरुण, कई बार पढ़ा होगा आपने, ये देखा होगा कि कश्मीर के जो भी लोकल टेररिस्ट एक समय में एक्टिव थे, वो कभी भी टूरिज्म पर हमला नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि जो कश्मीर के लोकल निवासी हैं, लोकल रहने वाले हैं, उनका एकमात्र सहारा, एकमात्र रोजी रोटी का सहारा टूरिज्म है, और टूरिज्म पर इतना बड़ा अटैक सिर्फ लोकल टेररिज्म नहीं कर सकते। इसीलिए शुरुआत में ही जैसे ही कल अटैक हुआ, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जांच किया और सामने आ गया कि इसमें विदेशी आतंकवादी सीमा पार से आए हुए हैं, उन्होंने पूंछ का रास्ता अपनाया है, और माना जा रहा है कि उसमें 1-2 पाकिस्तानी भी थे। ठीक है, आपने जैसे मोहम्मद की बात की, आपने बताया टीआरएफ के बारे में, आपने लश्कर तैयबा के बारे में बताया, जैश की इसमें क्या भूमिका है? क्या जैश और लश्कर दोनों मिलके टीआरएफ बना लिया है, इसको ऑपरेट कर रहे हैं, या जैश के जो आतंकी हैं वो लश्कर के आतंकियों के साथ मिलके उन्होंने इंडिविजुअली इस ऑपरेशन को अंजाम दिया? दोबारा आपको वरुण ले चलूंगा 5 फरवरी को, जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया था आपको, जो रावलकोट में रैली हुई थी आतंकवादियों की, सबसे बड़ी रैली मानी जा रही है वो, और उसमें 90 से 100 आतंकवादी शामिल थे। उसमें डॉक्टर नाजी जैसे आतंकवादी आए हुए थे, और उसमें हमास के भी टेररिस्ट शामिल थे। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक हमास को एक टेररिस्ट ग्रुप नहीं माना है, लेकिन हमास की वहाँ मौजूदगी सार्वजनिक तौर पर सबसे पहली बार आई थी। वहाँ जैश के लोग मौजूद थे, मसूद अजहर का भाई वहाँ मौजूद था, लश्कर हाफिज सईद का सैफुल्लाह खालिद ही था, उसके बाद आपका हमास के लोग भी आ गए, हिजबुल मुजाहिदीन के लोग भी आ गए। ये
चारों संगठन के लोग एक साथ शामिल हुए थे और हमास का जो 2023 का टूरिस्टों पर अटैक था इजराइल में, उससे पहलगाम का अटैक काफ़ी मिलता जुलता है। जो अटैक करने का तरीका है, जिस तरह के साधन लेके चले थे, जैसे कि बताया जा रहा है कि हेलमेट में उन्होंने वीडियो कैमरा फिट कर रखा था जो रिकॉर्डिंग कर रहा था उनके अटैक का। उन्होंने कम्युनिकेशन के अत्याधुनिक साधन अपने पास रखे थे, उनके पास ड्राई फ्रूट था और वो जंगलों में 1 महीने से रहे थे, क्योंकि वो जो इलाका है वो काफ़ी, वैसी मेरन घाटी जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जंगल है और जंगलों की तरफ से ये लोग आए थे। तो जिस तरह से इन्होंने ऑपरेट किया वो साफ तौर पे जाहिर करता है, जैसे मोहम्मद, जैसे कि आपने एक सवाल किया था कि जैसे मोहम्मद। हाँ जी सर, हम ये कितने मिनट का सेशन करेंगे? ये वाला 15-20 मिनट। तो 3:30 तक हो जाएगा अपना? हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड करेंगे तो 3:30 के बाद अपना करेंगे, 4 के बाद कर लेंगे, सेकंड करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो जिस तरह से जैश ने इस तरह जो सपोर्ट किया है, जैश ने, जो आसिफ का नाम आया, आसिफ को इसीलिए भेजा ही गया था कि लश्कर को, टीआरएफ को वो करे। और सबसे बड़ी बात वरुण इसमें ये थी कि जो मैंने बताया कि लोकल टेररिस्ट इसमें तैयार नहीं थे शायद टूरिस्टों पर अटैक करने के लिए, और टूरिस्ट के अलावा इनको सॉफ्ट टारगेट कहीं दिख नहीं रहा था जिससे कि जहाँ पे ये लोग अटैक कर सकेंगे, सरकारी ज़्यादा फील हो और दहशत भी फील हो। दूसरी बात ये सरकारी इंतजामात जो थे वहाँ पे, वो किसी सिक्योरिटी कैंप पर इस समय अटैक करना इतना आसान नहीं था जितना आसान था पहलगाम में टूरिस्टों को अटैक करना, जहाँ 40 मिनट लगता है किसी गाड़ी को पहुंचने में। घोड़े खच्चर से टूरिस्ट जाते हैं, तो इनके लिए बड़ा आसान था। और मैंने बताया, आपने खुद पढ़ा होगा इसको कल से अब तक में, 10 मिनट के अंदर ही ये भागे, क्योंकि इनको डर था कि अगर सुरक्षा बल के हाथ में पहुंच गए तो फिर यहाँ से लेकर रावलकोट तक का सारा चेन खुल जाएगा, सारी भेद खुल जाएगी। और फिर पाकिस्तान के जो आईएसआई ऑपरेशन कर रही थी, जो चीफ वहाँ मौजूद थे, जो बार बार इनको फ़ोन पर डायरेक्शन दे रहे थे, जो अब तक सामने आया है, जो रेडियो उनकी पकड़ी गई हैं या जो उनके पास कम्युनिकेशन के साधन थे उनका पता लगा है, तो साफ तौर पर ये था कि वो ये मानते थे कि किसी तरह ये लोग सुरक्षा बलों के हाथ में जिंदा न पकड़े जाएं या न मारे जाएं, ताकि ये दुनिया को भी दिखाने के लिए कि हम मार के चले आए। और इस समय खासकर जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति यहाँ मौजूद हैं, तो ये अटैक काफ़ी महत्वपूर्ण था उनको कामयाब बनाना, और अगर टेररिस्ट मारे जाते तो पूरी तरह कामयाब नहीं मानी जाती है। बिल्कुल को। अच्छा सर, ये स्लीपर सेल्स की बार बार एक बात आ रही है, तो क्या ऐसा संभव है कि पाकिस्तान में बैठे जो आका हैं आतंक के, उन्होंने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया, यहाँ के जो लोकल आतंकी हैं, लड़के हैं, उनको एक्टिवेट किया, पाकिस्तान से आए लोगों को लोकल रूप से मदद मिली और उसके बाद इस अटैक को अंजाम दिया गया, या ये माना जाए कि लोकल इसमें कोई सपोर्ट बहुत ज़्यादा शामिल नहीं था? अभी तक की जांच क्या कहती है? देखिए वरुण, अभी तक जो मुझे पता लगा है, अगर हम उसको अनौपचारिक सूत्र कहें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो अभी तक पता लगा है, लोकल सपोर्ट जो है अटैक में नहीं मिला है इनको, लेकिन रेकी करने में मिला है। और लोकल सपोर्ट की बदौलत ही ये उस घाटी को आइडेंटिफाई कर पाए कि सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पर कितनी जल्दी पहुँच सकती हैं और कितना हम देर ऑपरेट कर सकते हैं वहाँ, कितनी देर अटैक कर सकते हैं। आप अटैक करने का तरीका देखिए, जो बाएं और सामने और दाहिने तरीके से है, और जो 3 तो यहाँ थे और 4 जो जंगलों में छिपे हुए थे वो कवर अप कर रहे थे इनको, वो सारे तरीके को आप देखेंगे। और आप ये भी देखिए उसमें वरुण की, अगर एक जिसके हस्बैंड की बार बार आ रहा है, जो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक बन गई है जो फोटो, उसमें अगर आप उस घटना को आप देखें तो उसमें उसी को एक सिर में गोली मारी गई है। बाकी जो अटैक किए गए हैं, अगर संभव होता कि सुरक्षा बल तुरंत वहां पहुंच सकें तो शायद इनमें से कईयों की जान बच जाती, लेकिन ये पता था टेररिस्टों को कि यहाँ पहुँचने में, यहाँ से मदद पहुँचाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसलिए अटैक जैसे भी हो दिखाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो जाए। और ऐसा करने में वो सफल हुआ, उसके बाद भागने में सफल हुए और अभी तक नहीं पकड़े जाने में सफल हुए हैं, तो ये बड़ी बात है, दुख की बात है। चलिए आलोक जी, आप बहुत धन्यवाद आपका। ये तमाम आपने आतंक से जुड़ी बहुत जानकारियां हमारे दर्शकों को मुहैया कराई। उम्मीद है अपराध लोक का ये जो एपिसोड है हमारे दर्शकों को पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। फिर मिलेंगे अपराध लोक के एक नए एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए अमर उजाला के साथ, देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।